फ्रॉड हम आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो रही है तो उसकी दो रीजंस थी, ड्यू टू एरर्स या ड्यू टू फ्रॉड। अब एरर्स तो जो है वो अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक बंदा जो है उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, ह्यूमन एरर होती है। लेकिन फ्रॉड जो है वो बेसिकली जानबूझ के किया जाता है। फ्रॉड जो है वो एक इंटेंशनल एक्ट है जो कि एक क्राइम है। तो फ्रॉड जो है उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी बंदा फ्रॉड करेगा वो पहले से उसके मेजर्स ले लेगा कि वो उससे पकड़ा ना जाए। एरर्स जो हैं वो अनइंटेंशनल होती हैं। कोई भी बंदा जो एरर कर रहा है, अगर एरर डिस्क्लोज होगी तो वो इजीली एडमिट कर लेगा, क्योंकि उसकी जानबूझ के नहीं किया और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन फ्रॉड जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल लॉस में उसका नतीजा निकलता है। ये भी हो सकता है कि अगर फ्रॉड बहुत बड़ा है तो बिजनेस सिरे से बंद हो जाए। अब एरर जो है वो अनइंटेंशनल मिस्टेक है। इरेगुलरिटी ये है कि कोई प्रोसीजर जो है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, एक रूटीन में आप काम नहीं कर रहे। मिस स्टेटमेंट जो स्टेटेड एनीथिंग विच इज स्टेटेड रॉन्गली, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ड्यू टू फ्रॉड, इरेगुलरिटी और एरर है। अब इरेगुलरिटी की वजह से भी ये चांसेस होते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो वो इरेगुलर बिहेवियर जो है उसकी वजह से भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अब मिस्टेक ये है कि वो अनइंटेंशनल होती है। जैसे इरेगुलरिटी की वो एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल हमने एक लिमिट इम्पोज कर दी कि पेटी कैश का जो मैक्सिमम वाउचर है वो 50 पाउंड का बनेगा, लेकिन उसने एक वाउचर जो है वो पाउंड 70 का प्रोसेस कर दिया, पाउंड 70 का ही एक वाउचर बना दिया, तो वो इरेगुलरिटी है। और इरेगुलरिटी जो है वो भी नॉर्मली जो है वो फ्रॉड के जुमरे में नहीं आएगी। जो सिंपल ये है कि एक पर्टिकुलर जो है वो उस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया। अब मेन इशू जो है वो हमारे लिए जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो बेसिकली फ्रॉड है। अब फ्रॉड क्यों होता है, किस तरह से किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो तो खैर एक जनरल एग्जांपल है कि कोई भी बंदा टॉप मैनेजमेंट्स में से या लोअर लेवल एम्प्लॉय जो होता है वो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकता है। एक्चुअल चीज ये है कि हम जब तक मैनेजमेंट को ये पता नहीं होगा कि फ्रॉड क्यों हो सकता है, उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, मैनेजमेंट फ्रॉड को रोक नहीं सकते। अब उसके लिए सबसे जो फ्रॉड की बेसिक रीजन है, सबसे पहली बेसिक रीजन जो है वो है डिसऑनेस्टी। एक बंदा है ही जो है डिसऑनेस्ट है, दयानतदार नहीं है, तो वो इजीली फ्रॉड कमिट करेगा। सम टाइम ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो चेक एंड बैलेंसेस हैं वो बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और वो एक लालच देती है एक बंदे को कि वो क्या करे, फ्रॉड करे। मोटिवेशन, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके साथ मतलब जो लो लेवल एम्प्लॉइज हैं अपने से सीनियर्स को देखते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है, तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए वो फ्रॉड कर रहे होते हैं। अब डिसऑनेस्ट पर्सन जो है वो तो डिसऑनेस्ट है, उसने फ्रॉड करना ही करना है। अपॉर्चुनिटी जो है वो डेफिनेटली फिर ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। मोटिवेशन जो है वो भी हम उसको, ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करेंगे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। हमें अंदाजा हो जाना चाहिए मैनेजमेंट को कि ये जो इश्यूज डेवलप हो रहे हैं या जो सिनेरियो एग्जिस्ट करता है उसकी आउटपुट जो है वो फ्रॉड हो सकती है। मैनेजमेंट डोमिनेशन बाय वन पर्सन, अगर एक ही मैनेजर जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो देयर इज अ चांस कि वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है तो वो फ्रॉड करेगा। अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर,
कि ये पता ही नहीं है कि कौन जो है वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल डिफाइंड नहीं है, अथॉरिटीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो एम्प्लॉय किसी के लिए भी फ्रॉड करना जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो वीकनेस है उसको अपने मकसद के लिए यूज कर सकता है। पुअर स्टाफ मोरल, अगर आपका स्टाफ जो है वो मॉरली जो है वो लो मोरल है, उसका मोटिवेटेड नहीं है, तो वो चांस है कि वो फ्रॉड करेगा। फॉर एग्जांपल वो कोई भी वजह हो सकती है, आप उनको अच्छी सैलरीज नहीं दे रहे, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशंस नहीं दे रहे, या आप उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रही मैनेजमेंट। पर्सनल हु डू नॉट टेक लीव हॉलीडेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बंदा छुट्टी नहीं कर रहा, लेट बैठता है ऑफिस में, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, तो देर इज अ चांस कि वो जिन दिनों में बाकी लोग ऑफिस में नहीं होते तो वो ऑफिस में आके तो उस टाइम को जो है वो किसी ना किसी तरह से किसी के फ्रॉड के लिए यूज कर सकता है। लेविश लाइफस्टाइल्स ऑफ एम्प्लॉइज, अगर एक एम्प्लॉई है वो अपनी सैलरी से उसका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर है, तो ये एक इंडिकेटर है कि वो कोई फ्रॉड कर रहा है। इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होगी तो देयर इज अ चांस ऑफ फ्रॉड। लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, अगर कंट्रोल सिस्टम ऑन पेपर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो फिर भी चांस है कि फ्रॉड होगा। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, रूटीन से हटके कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो फिर भी चांस है कि फ्रॉड हो सकता है। पेमेंट फॉर सर्विसेज डिसअप्रोप्रिएट टू पोर्शनेट टू एफर्ट, एक बंदे को जो है वो उसकी एफर्ट्स के मुकाबले में जितनी उसकी सर्विसेज की वैल्यू बनती थी उससे ज्यादा उसको पेमेंट अगर की जा रही है तो फिर भी चांस है कि देयर इज अ फ्रॉड, कहीं ना कहीं फ्रॉड हो सकता है। अब ये लाजमी नहीं है कि ये होगा तो लाजमी है कि फ्रॉड होगा ही होगा, बट दीज आर द इंडिकेटर्स जिसकी बेस पे जो है वो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए टॉप मैनेजमेंट को कि पहले से ही वो रेमेडियल मेजर्स ले सकें टू प्रिवेंट द फ्रॉड। अब ऑडिटर जो है वो बेसिकली कैसे हेल्प कर सकता है प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड। इट इज अप टू डायरेक्टर्स टू डिसाइड व्हाट इंटरनल ऑडिटर शुड डू, बट नॉर्मली वेयर देयर इज एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, the internal audit which will given a responsibility to test the internal control system and to recommend improvements, क्योंकि जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा उतने फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हैं। तो इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, वो रिकमेंडेशंस देता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरह जो ऑडिट कमेटी है वो कैसे रोल प्ले कर सकती है, तो जो इंटरनल ऑडिटर है उसमें हमने देखा था कि वो चूंकि एक एम्प्लॉई होता है तो वो फाइनेंस डायरेक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है और बाज़ औक़ात वो फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसको ये डर होता है कि फ्रॉड की वजह से अगर वो डिस्क्लोज हो गया तो ये बिजनेस ही कोलैप्स कर जाएगा, तो उसकी जॉब जाती रहेगी। तो उस हिस्से में फिर जो ऑडिट कमेटी है वो जो है रोल प्ले करती है, क्योंकि ऑडिट कमेटी के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, उसकी से है एक, उसकी बात सुनी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। The audit committee should also ensure that there are arrangements in place whereby employees of the company can, in confidence, raise concerns about possible improprieties। कि होता यह है कि कुछ लोग हैं जिनको जो लो लेवल पे जॉब कर रहे होते हैं उनको नजर आ जाता है कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड हैं, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं है, या उनको ये डर होता है कि अगर हमने ये डिस्क्लोज कर दिया तो उससे हमारी जॉब जाती रहेगी। तो ऑडिट कमेटी जो है वो उनको इंश्योर करती है कि कोई भी बंदा जो विसल ब्लो करेगा, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, या उसका नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अब डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं मैनेजमेंट लेवल पे, अगर हम फ्रॉड देखते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉड, फॉर एग्जांपल विंडो ड्रेसिंग, कुकिंग द बुक्स, अब ये टर्म्स हम आगे डिटेल में देखेंगे। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, एसेट को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करना। फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम्स,
यूजिंग द कंपनीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, मिस अप्रोप्रिएशन में वो होता है थेफ्ट वगैरह, उठा के घर ले गए, ठीक है। एग्जाम्पल द फ्रॉड बाय एम्प्लॉई, सेल्स लेजर फ्रॉड, उसमें टीमिंग एंड लेडिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक रिसीवेबल एक बंदे से, वो वही बात थी कि एक ही बंदा अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, वो सारे काम कर रहा है, तो वो एक बंदे से पैसे रिसीव करेगा, वो अपनी जेब में डाल दिए, दूसरे से रिसीव करेगा तो वो पहले वाले के कस्टमर के लेजर में एंटर कर दिए। परचेज लेजर फ्रॉड, स्किमिंग स्कीम्स, पेरोल फ्रॉड, ये डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉड्स हैं जिनको हम आगे इंडिविजुअली जो है वो देखेंगे। अब सबसे पहली जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, उसमें दो चीजें हैं कि वो स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं फिजिकल एसेट्स को, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, नॉलेज है या कोई रिसर्च है, उसको सेल कर सकते हैं, उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी अपने कंपेटिटर को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, फॉर एग्जांपल के हाई वैल्यू एसेट है, उसको खुद चोरी किया और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लिया कि वो चोरी हो गया, तो कंपनी को जो है वो क्लेम अगर पूरा नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली उसको लॉस भी होगा और उसकी रेपुटेशन भी डैमेज होगी। यूजिंग द कंपनीज एसेट फॉर पर्सनल यूज, छोटे मोटे एसेट्स हैं वो उठा के घर ले गए। उसके अलावा सेल्स लेजर फ्रॉड्स हैं, तो उसमें डेटर से जो पैसा रिसीव हुआ है उसको चोरी कर लिया। पॉकेटिंग द प्रोसीड्स ऑफ कैश सेल्स एंड नेवर एंटरिंग देम इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो वो स्टिल रिसीवेबल शो हो रहे हैं हालांकि वो उनसे पैसा ले चुका है। या सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक फॉल्स कस्टमर जो है वो क्रिएट कर लिया और सेल करके उसको प्रोडक्ट जो है वो अपने पर्पज के लिए यूज कर ली। टीमिंग एंड लेडिंग, टीमिंग एंड लेडिंग जो है वो वही बात है कि एक कस्टमर से अमाउंट रिसीव की और वो पैसे उसके लेजर में नहीं डाले बल्कि दूसरे कस्टमर के से जब पैसे रिसीव हुए तो वो पहले कस्टमर के लेजर में अमाउंट एंटर कर दी। उसके बाद आगे जी परचेज लेजर फ्रॉड्स, तो डमी परचेज इनवॉइस जनरेट करना और उसकी पेमेंट कर देना और उससे कैश जो है वो अपने पर्पस के लिए यूज करना। उसके अलावा परचेज लेजर क्लर्क जो है वो थर्ड पार्टी के साथ मिल के, जो सप्लायर है उसके साथ एग्रीमेंट करके कि एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन वो उसे कहे कि तुम इनवाइस जो है वो 150 की बनाओ और 50 रुपए जो है वो आपस में शेयर कर लें। Skimming schemes, the fraudster diverts small amounts from a large number of transactions, believing that no one will bother. अब skimming scheme में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल पाउंड 100 मिले हैं तो वो उसको 99.5 पाउंड जो है वो सिस्टम में एंटर करे, तो 0.5 पाउंड जो है वो हर ट्रांजेक्शन में से वो खाता जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद पे रोल फ्रॉड्स हैं, उसमें बोगस एम्प्लॉज जो हैं वो रखे जाते हैं। एम्प्लॉई एक्चुअली एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा लेकिन उसको पेमेंट की जा रही है। पाकिस्तान में ये स्कूल सिस्टम में ये बहुत बड़ा काम हो रहा था, या जो सिक्योरिटीज एजेंसीज होती हैं उसमें नॉर्मली ये होता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं वो उनके नाम पे सैलरियां ले रहे होते हैं। False billing fraud. This has been described earlier. Typically, fraudster will send a bogus invoice to a company claiming that it is in respect of the company's inclusion in non-existent trade directory. मतलब सिरे से ट्रेड हुई नहीं है लेकिन फॉल्स बिलिंग की गई। कोई एक ऐसा फॉर एग्जांपल गाड़ी रिपेयर हुई नहीं है लेकिन रिपेयर का बिल बना लिया गया, उसमें कोई काम ही नहीं हुए लेकिन वो कामों का बिल बना दिया गया। उसके अलावा बैंक के साथ जो फ्रॉड है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन जो है वो गलत बनाई जाए, पैसा बैंक में जमा ना करवाया जाए लेकिन कैश बुक में शो किया जाए कि वो बैंक में डिपॉजिट हो गया है। बैंक चेक्स जो हैं उन पे सिग्नेचर जो है फॉल्स सिग्नेचर करके अमाउंट जो है वो विदड्रॉ करवाई जाए। उसके अलावा एडवांस फी फ्रॉड। अब ये होता है कि अगर कस्टमर जो है वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो कोई भी जो सर्विस है उसके एडवांस फी ले दी जाए और लेटर ऑन एम्प्लॉई जो है वो वहां से पैसे एडवांस लेके हो सकता है कि वो भाग जाए वहां से, तो कस्टमर जो है उसके पास कोई ऐसा प्रूव नहीं होता कि वो सिर्फ कॉन्फिडेंस की बेस पे, क्योंकि वो ट्रस्ट करता था तो उस पे उसने उसको पेमेंट कर दी। उसके बाद
Ponzi pyramid schemes is a fraudulent investment offer that involves paying abnormally high returns to early investors out of the new money paid in by subsequent investors. जैसे डबल शाह का ये गुजरात में हमारे ये केस बना, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 लाख रुपया, तो मैं आपको 5,000 रुपया मंथली रिटर्न करूंगा। 5,000 मंथली रिटर्न का मतलब है कि साल में मैंने आपको 60,000 रुपया देना है। अब साल में 60,000 रुपया देना है, इसका मतलब है 60% में रिटर्न ऑफर कर रहा हूँ। जबकि किसी भी जगह पे मोस्ट सिक्योर जो है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट है, उस पर भी मैक्सिमम जो रिटर्न है, या बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर भी मैक्सिमम रिटर्न जो मार्केट में ऑफर हो रहा है वो 20% है। तो जब मैंने बहुत ज्यादा रिटर्न जो है वो ऑफर किया, तो उससे ऑटोमेटिकली लोग लालच में आ गए। अब मैंने आपसे 1 लाख रुपया लिया, अब मैंने आपको पे करना है 60,000 इन अ ईयर, तो मैं क्या करूंगा, उसी 1 लाख में से पहले महीने 5,000 वापस कर दिया, दूसरे महीने 5,000 वापस कर दिया। अब आप क्या करेंगे, बाकी लोगों को बताएंगे कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और वो 5 लाख मुझे मंथली रिटर्न कर रहे हैं। अब लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। इस तरह से वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग पैसा देना शुरू करेंगे, और वो उसी पैसे में से अमाउंट रिटर्न कर रहा होता है। बेसिकली कोई बिजनेस नहीं हो रहा होता, तो लोगों के ट्रस्ट की वजह से उन्हीं का पैसा रिटर्न होता है, और एक स्टेज आती है जहाँ पे जब काफी अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो लोग जो है वो पैसा लेके भाग जाते हैं। टीमिंग एंड लैडिंग जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक बंदे से पैसा लेना और दूसरे बंदे के उस अकाउंट में नहीं डालना, फिर दूसरे से जब पैसा मिलेगा तो वो पहले बंदे के अकाउंट में एंटर कर देना। तो इस तरह से वो एक साइकिल चला लेता है और पैसा बीच में से खाता रहता है। अब मेथड्स वो जो यूज हो रहे हैं जिससे हम टीमिंग एंड लैडिंग जो है उसको डिस्करेज कर सकते हैं। रोटेटिंग ड्यूटीज विद इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक ही बंदा जो है वो मुसलसल रिसीवेबल का लेजर ना बना रहा हो। इन इंसिस्टिंग दैट एवरीवन टेक्स देयर एनुअल हॉलीडेज, कोई बंदा छुट्टी जो है वो ये ना हो कि वो छुट्टी वाले दिन काम कर रहा हो। हम पहले देख चुके हैं कि ये एक इंडिकेटर होता है फ्रॉड का। सेंडिंग रेगुलर स्टेटमेंट टू डेटर्स, के अगर डेटर के अकाउंट में एक्स्ट्रा रिसीवेबल शो हो रहे हैं तो वो फौरन खुद ही जो है वो डिस्प्यूट उस पे डिस्प्यूट पे वो बात करेगा आपसे कि मैंने ये पेमेंट कर दी है लेकिन मेरे अकाउंट में एंटर नहीं हुई। इंटरनल ऑडिटर जो है वो ऑडिट रिसीवेबल को, लेजर्स को रेगुलरली चेक करते रहे, और जो रिसीव मतलब कस्टमर्स हैं उनसे बैलेंसेस जो हैं वो कंफर्म करते रहे। एम्प्लॉइंग ऑनेस्ट एम्प्लॉइज, कोशिश करें कि ऑनेस्ट एम्प्लॉइज जो हैं उनको हायर करें, वो लोग हायर ना करें जो कि आपको लगता है या जिनका पास रिकॉर्ड शो करता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है। उसके बाद अगली जो चीज थी वो थी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसमें पहली सबसे जो चीज है वो क्या है, फिक्टिशियस एंट्रीज, एसेट्स को ओवरस्टेट कर दें, लाइबिलिटीज जो है वो एक्सपेंस जो है उनको डिक्रीज करें या रेवेन्यू एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज करें, इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, वो हम लेटर ऑन पढ़ते हैं। इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग assumptions आर जजमेंट यूज टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंस, जहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करनी है वो या एडजस्टमेंट करनी है तो वो गलत की जाए जान के। ओमिटिंग एडवांसिंग और रिलेइंग रिकॉग्निशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या सिरे से ओमिट कर दें, लाइबिलिटी रिकॉर्ड ना करें, रेवेन्यू एडवांस में रिकॉर्ड कर लें, लाइबिलिटी को डिले कर दें। इस साल प्रोविजन क्रिएट करनी थी, वो प्रोविजन सिरे से आप क्रिएट ही ना करें, तो ये भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आएगा। कंसीलिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट रिकॉर्ड हुई है उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूव होना चाहिए, उनको छुपा लें। अल्टरिंग रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, क्योंकि जैसे ही अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होगी तो ऑडिटर जो है वो फौरन उसके बारे में जो है वो अलर्ट हो जाएगा। तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। अब उसमें एग्जांपल्स ऑफ क्रिएटिंग अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम क्रिएटिव अकाउंटिंग कहते हैं। सबसे पहली जो चीज है उसमें वो है विंडो ड्रेसिंग, इन्वॉल्व्स मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन बिफोर द ईयर एंड दैट आर ऑफन रिवर्स्ड आउट आफ्टर द ईयर एंड। साल के एंड पे एक एसेट रिकॉग्नाइज करें और अगले साल उसको रिवर्स कर दें। फॉर एग्जांपल, कंपनी माइट हैव प्रॉमिस्ड इट्स शेयर होल्डर दैट इट वुड अचीव 10 मिलियन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर्स year. In December, it become clear that sales of only 9.5 million are going to be achieved
तो एक रिसीवेबल, डेबिट, सेल, क्रेडिट की एंट्री करें, सेल का टारगेट पूरा करें और नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में जो है वो उसको रिवर्स कर दें। डिलेइंग और एक्सेलरेटिंग आर कंपनीज एक्सपेंस, एक एक्सपेंस हो गया है, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट शो करना चाहते हैं तो उसको डिले कर दें, और अगर आप कैश में एम्बेजलमेंट करना चाहते हैं तो उस एक्सपेंस को जल्दी शो कर दें, एक्सपेंस डेबिट कर दें, कैश क्रेडिट कर दें जबकि वो एक्चुअली पे ना हुआ हुआ हो। तो एक्सपेंस डिले करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा, और कैश एम्बेजलमेंट करनी है अगर तो एक्सपेंस को एक्सेलरेट कर देंगे। उसके बाद है मैनिपुलेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो कोशिश करेगी मैनेजमेंट के रेवेन्यू जो है, अब अगर एक कस्टमर एडवांस दे गया है तो वो एडवांस जो है वो सेल के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट ज्यादा शो करने के लिए वो क्या करेगी, कंपनी इसी साल में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगी। तो वो जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसकी बेस पे उसको मैनेजमेंट को हो सकता है बोनस मिले। ऑफ बैलेंस शीट अकाउंटिंग के बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ना तो एसेट शो किया जाए ना लाइबिलिटी शो की जाए। तो शॉर्ट टर्म लीज जो है उसको सिरे से बैलेंस शीट में शो ही ना किया जाए। इफ यू लीज अ बिल्डिंग फॉर से 2 years देन अंडर करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस यू डू नॉट हैव टू शो द एसेट और द रिलेटेड ऑब्लिगेशन टू पे द रेंटल्स अमाउंट ऑन बैलेंस शीट। अब जब लाइबिलिटी कम शो हो रही होगी तो उससे जो बिजनेस की वर्थ है, जो उसकी पोजीशन है फाइनेंशियल, वो बेहतर शो हो रही होगी। उसके बाद अक्सर जो एक चीज है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि आपने किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाया है और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से उसको ट्रीट करते हैं कि वो कुछ अरसे बाद वो मनी जो है वो वाइट मनी के तौर पर शो होना शुरू हो जाती है। अब लॉन्ड्रिंग बेसिकली है क्या? दिस में इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग, यूजिंग और पोजेसिंग क्रिमिनल प्रॉपर्टी, हैंडलिंग और बीइंग इन्वॉल्व विद क्रिमिनल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी और ट्रांसफरिंग क्रिमिनल प्रॉपर्टी। अब वो जो क्रिमिनल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पैसा जो है वो रिश्वत से कमाया और उसको जाके दुबई में इन्वेस्ट करके लीगलाइज कर दिया, तो इसमें 14 year प्रिजन सेंटेंस है, सजा हो सकती है, कैद हो सकती है। तो कोई भी ऐसा पैसा जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू कमाया जाए और उसको इन्वेस्ट किया जाए टू कन्वर्ट इनटू वाइट मनी, तो उसको हम लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली 3 चीजें हैं, उसमें पहली चीज है लॉन्ड्रिंग, फेलियर टू रिपोर्ट। अब आपके सामने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है लेकिन आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो ये भी बजाते खुद मनी लॉन्ड्रिंग कंसीडर होगा और ये भी एक जुर्म है। टिपिंग ऑफ, एक बंदा है जिसके बारे में एजेंसीज को ये शक हो गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और उसके अगेंस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है, तो आपने उसको टिप दे दी कि भाई अपना बचाव कर लो, तो ये भी जो है वो एक क्राइम है। अब लॉन्ड्रिंग में अगर बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो 14 साल सजा है, फेलियर टू रिपोर्ट में 5 साल सजा है और टिपिंग ऑफ में 2 साल सजा है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किस तरह से हो रही होती है? सबसे पहले है प्लेसमेंट। दिस रेफर्स टू द प्लेसिंग ऑफ इलीगली ऑब्टेनिंग कैश और एसेट्स इनटू लेजिटिमेट बिजनेस। जैसे मैंने एग्जांपल दी, पाकिस्तान में पैसा किक बैक्स रिश्वत से कमाया और उसको दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। लेयरिंग, अब करते क्या है कि वो जो पैसा है, इलीगल मनी है, उसको इतनी लेयर्स में छुपा लिया जाता है कि उसका जो ओरिजिनल सोर्स होता है उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। मतलब पैसा एक कंपनी ओपन की जैसे ऑफशोर कंपनीज हैं, अभी ये नेस्कल नीलसन नेस्कोल का जो चल रहा है पाकिस्तान में नवाज शरीफ वगैरह लोगों के खिलाफ, तो उसमें ये है कि वो कंपनी रजिस्टर करवाई उस मुल्क में जिसका लॉ ये है कि वो कंपनी के बारे में या उन बिजनेसेस के बारे में जो वहाँ पे रजिस्टर हुए हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। अब वहां से उस कंपनी ने पैसा किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया, फिर वो दूसरी कंपनी ने तीसरी में, तीसरी ने चौथी में, वो काउंट टू काउंट ट्रांसफर होता रहा, तो वो इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस की जाती हैं कि उसका ओरिजिनल सोर्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। अब वो जब इतनी ज्यादा लेयर्स में उसको छुपा लिया जाता है तो उसके बाद उसको एक लेजिटिमेट सोर्स में फ्लैट खरीदने में जो है उसको यूज कर लिया जाता है। तो ये 3 तरह के प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है।
अब मनी लॉन्ड्रिंग को अगर एक बिजनेस के अंदर जो है छुपाना है, मतलब रोकना है उसको, तो कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं जो कि अब रिक्वायर्ड हैं कि कंपनीज उनको यूज करें। नंबर वन, लार्ज और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को फौरन आइडेंटिफाई करें। स्क्रूटिनाइज ऑफ अनयूजुअल पैटर्न्स ऑफ ट्रांजैक्शन, रूटीन से हट के एक ही अमाउंट है, बार बार अकाउंट चेंज कर रही है तो उसको देखें। टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर ऑल कस्टमर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, आपसे जो बंदा परचेज कर रहा है कोई प्रोडक्ट, तो कहीं वो ब्लैक मनी तो यूज नहीं कर रहा, वो पैसा तो यूटिलाइज नहीं कर रहा जो कि उसने इलीगल रिसोर्सेज से अर्न किया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर होना चाहिए कि अंदर कंपनी के अंदर जो है कोई बंदा जो है वो ये देखता है कि उसके इर्द गिर्द कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी हो रही है तो वो उसको रिपोर्ट करे, और विसल ब्लोअर का जो है वो रोल प्ले करे। Undertaking appropriate customer due diligence. This involves the organization acting to ensure that its customer are who they claim to be. यानी कि जो कस्टमर है अगर वो ऑनलाइन परचेज कर रहा है तो अपने आप को जो शो कर रहा है एक्चुअली वही है। The government requires this due diligence to be undertaken as a minimum when establishing a new business relationship, कि जैसे ही आप कोई नया बिजनेस किसी नए पार्टनर के साथ या किसी नए क्लाइंट के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कम से कम पहली दफा जरूर चेक करें। When dealing with an occasional transaction of 15,000 or more pounds, कि अगर 15,000 से ज्यादा पाउंड की ट्रांजैक्शन है और रूटीन की ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको भी एक दफा जरूर देखें। बिजनेस रिलेशनशिप, दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग लिंक्ड ट्रांजैक्शन वेयर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ऑफ 15,000 और मोर हैव बीन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ट्रांजैक्शन टू अवॉइड डिटेक्शन, कि एक ही कस्टमर है उसको पता है कि जैसे ही 15,000 पाउंड से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होगी तो उसको चेक कर लिया जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन बार बार कर रहा है, तो तब भी जो है उसको आइडेंटिफाई करें, ड्यू डिलिजेंस डिलीजेंस होनी चाहिए। मैन मनी लॉन्ड्रिंग और द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इज सस्पेक्टेड, अंदाजा है आपको तो तब भी आप देखें। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज डाउट्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, के कस्टमर ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में अगर कंपनी को डाउट है तो तब भी देखे। व्हेन कस्टमर सर्कमस्टांसेस चेंज, अचानक से उसने बड़ी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दी हैं तो तब भी जो है वो कंपनी को उसके बारे में केयरफुल होना चाहिए। अब मनी लॉन्ड्रिंग इन फॉर जो लॉन्ड्रिंग ऑफिसर है उसकी बेसिकली ड्यूटीज क्या है? एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटी टू द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर, द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड इफ देयर आर ग्राउंड्स फॉर रीजनेबल सस्पिशन द मनी लॉन्ड्रिंग शुड रिपोर्ट टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज। वो जो है वो सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी जो है उसको मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको रिपोर्ट करे। और इसके अलावा ये है कि अगर कोई बंदा ये कहता है जो विसल ब्लोअर का रोल प्ले कर रहा है तो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि उसकी इंफॉर्मेशन जो हैं वो डिस्क्लोज ना करे, क्योंकि उसकी जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। अब अगर फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट हो जाता है तो उसका कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है? लॉस ऑफ शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक फ्रॉड अगर डिटेक्ट हुआ है तो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि और भी फ्रॉड हुए होंगे। लॉस ऑफ एसेट्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पैसा जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बन जाएगा। कोलैप्स ऑफ द कंपनी, इवन बिजनेस बंद हो सकता है। फाइन बाय टैक्स एंड अदर अथॉरिटीज, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं या और अथॉरिटीज हैं वो कंपनी पे फाइन भी कर सकती हैं उस फ्रॉड की वजह से, क्योंकि ये बहरहाल टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो उस फ्रॉड को रोकें, ताकि क्योंकि फ्रॉड जो है वो बहरहाल शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है और जो डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स एसेट्स को प्रोटेक्ट करें। अब फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? तो एक इंटरनल कंट्रोल के जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली मेनली वो इसीलिए बनाया गया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के फ्रॉड को जो है वो रोका जा सके। वो हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं।
अब मैनेजमेंट की जो ड्यूटीज हैं प्रिवेंटिंग द फ्रॉड जो है, तो डायरेक्टर्स जो है उन्होंने साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसको बनाना है। ऑडिट कमेटी जो है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करती रहेगी, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जनरली जो है उनका ये रोल है कि अगर उनको कहीं भी फ्रॉड नज़र आ रहा है तो वो एक विसल ब्लोअर का जो है वो रोल प्ले करें, और मैनेजमेंट जो हायर मैनेजमेंट है या मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर जो है, या अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको वो रिपोर्ट करें। उसके अलावा जी आ गया ब्राइबरी एंड करप्शन। तो ब्राइबरी इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट चैलेंज। अब ब्राइबरी बेसिकली क्या है, रिश्वत है। तो बहुत से ऐसे कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं जो रिश्वत देख के अपना काम जो है वो निकलवाते हैं। तो अकाउंटेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप उसको डिस्क्लोज ना करें। तो अकाउंटेंट्स जो हैं वो लोग जो कि अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, तो वो बार बार कंपनीज अगर स्विच कर रहे हैं तो ये नहीं है कि कंपेटिटर को इंफॉर्मेशन जो है वो रिश्वत लेके प्रोवाइड कर लें, पैसा दे के जो है वो प्रोवाइड करें। तो एक तो एथिकली जो है वो ये गलत काम है। दूसरा जो है लीगली जो है वो आप ब्राइबरी जो है वो एक जुर्म हो गया है और उसके की सजा है। तो अनड्यू हॉस्पिटैलिटी जो है या अनड्यू फेवर जो है वो कोई भी मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर जो है वो ले रहा है अगर, और उसके बदले में किसी बंदे को अनड्यू बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो वो एक जुर्म है। ब्राइबिंग अ पर्सन टू इंड्यूस और रिवार्ड देम टू परफॉर्म एन आ रेलेवेंट फंक्शन इम्प्रॉपरली, कि किसी बंदे को एक जो उसका काम था, वो काम उसका रूटीन है, फॉर एग्जांपल जैसे फाइल्स पे साइन होता है, किसी जगह पे आपने प्लाजा बनाना है तो वहाँ पे अप्रूवल लेनी है, तो बंदे को रिश्वत दे के वो काम करवा लें, क्योंकि वो जगह वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा। काम अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें तो हो सकता है 6 महीने लग जाए, आप चाहते हैं 2 महीने में प्लाजा खड़ा हो जाए, तो आप रिश्वत देंगे। रिक्वेस्टिंग, एक्सेप्टिंग और रिसीविंग अ ब्राइब एज अ रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग अ रेलेवेंट फंक्शन इम्प्रॉपरली। अब दोनों, जो ऑफर कर रहा है और जो ले रहा है, दोनों जो है वो मुजरम होंगे। यूजिंग अ ब्राइब टू इन्फ्लुएंस अ फॉरेन ऑफिशियल टू गेन अ बिजनेस एडवांटेज। जैसे हमारे वहाँ बाहर के मुल्कों में जो है वो सफीर वगैरह होते हैं, तो उनको पैसा दे के पाकिस्तान के अंदर कोई बेनिफिट लेना, तो वो भी ब्राइबरी में आएगा। फेलिंग टू प्रिवेंट ब्राइबरी ऑन बिहाफ ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको आपकी जिम्मेदारी है कि कोई अनड्यू काम ना हो, लेकिन आप वो अनड्यू काम जो है उसको रोक नहीं सके।